डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी की होती है यूनिट नंबर 9 और आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और उसी के साथ साथ हम कवर करेंगे जून 2019 से लेके जून 2025 तक आए हुए आपके सभी सवालों को यूनिट वाइज। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको आप एज अ वीडियो लर्निंग के तौर पर लीजिए कि इस प्रकार से आपको पढ़ना होता है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है कंप्लीट गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं एंड इसी प्रकार से आप बाकी यूनिट के भी सभी लेक्चर्स कवर अप कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 6 ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो ये सभी वीडियोस आपके लिए रेडी इंस्टेंटली अवेलेबल है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि यूनिट नंबर 9, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस है 177, 178, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी सिलेबस की। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं वो है आपके जून 2019 में आए हुए सवाल। जून 2019 में कितने सवाल आए थे? जून 2019 में आए थे आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9, और इनमें से कुछ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और कुछ आपके लिए कंप्लीटली डिस्कार्डेड है। अगर आप उनको नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन जितना यहाँ पर दिया हुआ है उतना आपको एटलीस्ट रटा हुआ होना चाहिए, आपके दिमाग में वो मेमोरी में आपके फिट हुआ होना चाहिए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, ये लिया गया है आपके थेरेपी सेक्शन से। क्या बोल रहे हैं यहां पर? मिस्टर ए अप्रोच द थेरेपिस्ट फॉर एंगर मैनेजमेंट आफ्टर मिस्टर ए नरेटेड एन इंसिडेंट in which he experienced anger. Which of the following is the most appropriate way of further questioning at initial level? ठीक है, यानी कि यहां पर हुआ क्या है, यहां पर आपका एक व्यक्ति था जो कौन है, मिस्टर ए। किसके पास अप्रोच किया? वो किया अप्रोच थेरेपिस्ट के पास में, यानी कि ये है आपका मिस्टर ए। ये गया किसके पास में? ये गया उस थेरेपिस्ट के पास में जो उसकी जांच करेगा, जो उसका इलाज करेगा। ठीक है, ओके, तो यहां पर देखिए मिस्टर ए ने क्या किया, नरेटेड एन इंसिडेंट, इस व्यक्ति ने एक इंसिडेंट बताया इस थेरेपिस्ट को, इन विच ही एक्सपीरियंस्ड एंगर। हो सकता है कुछ बचपन का ट्रॉमा हो, या हो सकता है कोई छोड़ के चला गया हो घर वाला, या एक्सेट्रा, कुछ भी चीज वहां पर हो सकती है, लेकिन मेन फोकस क्या है, उसको एंगर एक्सपीरियंस हुआ, यानी क्या आया उसको यहां पर, उसको यहां पर गुस्सा आया। मिस्टर ए अपने क्रोध प्रबंधन क्या किस चीज को मैनेज कर रहे हैं, टाइम को मैनेज कर रहे हैं क्या? नहीं, एंगर को मैनेज कर रहे हैं, के लिए एक चिकित्सक से मिला। मिस्टर ए ने एक घटना सुनाई जिसमें उसको क्रोध आ गया। ऐसी घटना कभी आप किसी को बता रहे हैं, उसमें क्या हो गया, आपको क्रोध आ गया। इसके बाद उससे आरंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस उपयुक्त ढंग से आगे प्रश्न पूछा जा सकता है? ठीक है, तो यह सवाल आपका कभी नहीं आएगा। ठीक है, यह सवाल आपका कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है तो आपको जो यहां पर हो रहा है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनिशियल लेवल पे जो थेरेपिस्ट है वो किस प्रकार से सवाल पूछेगा, ऐसा इस सवाल के अंदर पूछा गया है। कुड यू प्लीज टेल मी व्हाई डिड यू गेट एंग्री? ठीक है, क्या वो पूछेगा कि आपको गुस्सा क्यों आया? इनिशियल लेवल पे ये नहीं होगा। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट, ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, कि क्या चीज से आपको गुस्सा आया, क्या ऐसी वस्तु का नाम लिया, क्या आपने किसी ऐसे इंसान का नाम लिया जिस वजह से आपको यहां पर गुस्सा फेस करना पड़ा, वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अब ये ऐसा बोलना, प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड हुम डिड यू गेट एंग्री एट। हुम, देखिए जैसे ही उसने यहां पर हुम बोला तो क्या लगेगा कि आप किसी और व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन हाउ डिड यू फील व्हेन यू वेर एंग्री, आप उसकी फीलिंग वगैरह आप उसको यहां पर नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आगे सवाल अगर आएगा तो क्या पूछेगा? सबसे पहले पूछेंगे व्हाट मेड यू एंग्री, आपको क्या चीज से गुस्सा आया, ये यहां पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यहां पे क्या है, कृपया आप बता सकते हैं कि आपको किस कारण से, ठीक है, आपको किस पर गुस्सा आया, ये नहीं किस कारण से। हो सकता है वो कोई टॉय हो सकता है वो कोई इंसान हो सकता है कोई वो जगह हो सकता है कोई वो खाने की वस्तु हो, कुछ भी वहां पर हो सकता है जिससे उसको गुस्सा आया होगा। किसको? मिस्टर ए को। तो यहां पर सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 2, और ये आपका कभी नहीं आएगा। ठीक है, नो इंपॉर्टेंट सवाल, उतना इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ थेरेपिस्ट, एंगर मैनेजमेंट, ये आपने थोड़ा बहुत यहां पर बेसिक जाना, बेसिक सीखा आपने। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अ 12-year-old बॉय स्टार्टेड शोइंग अ ग्रेजुअल देखिए आपने किया हुआ है, ये शब्द पकड़िए, ग्रेजुअल। ठीक है, याद कीजिए कहां देखा था आपने, पुराने वाले पीवाईक्यू यूनिट नंबर 8 के पीवाईक्यू में आपने क्या देखा था, ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ योर हेल्थ बिहेवियर। याद आया? अभी हम करके आ रहे हैं उसको। ठीक है, ओके, ऑनसेट ऑफ जर्की, ठीक है, जर्क मार रही है बॉडी, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए हाथ उठाओ अपना, आप उठा लोगे, लेकिन
आप बिना अपनी जानकारी के इनवॉलेंटरी अपना हाथ उठाओगे, वो क्या कहलाएगा आपका अनकंट्रोल मूवमेंट इन लिम्स। क्या बोल रहे हैं, लिम्ब बोल रहे हैं। विथ क्लमजीनेस, फ्रीक्वेंट फॉलिंग, गिरना पड़ना, स्लर्ड स्पीच एंड ड्रूलिंग कॉज्ड बाय HTT जीन। ठीक है, यहां पे एक आपको बताएंगे कोड HTT म्यूटेशन, व्हाट डिसऑर्डर इज ही सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, ये कहां से लिया गया है आपका, ये लिया गया है आपके यूनिट नंबर 9 के जो आपका विकार वाला पार्ट है, डिसऑर्डर वाला, वहां से लिया गया है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है सवाल। ठीक है, ये आगे PYQs में आपको आएगा ही आएगा। और यहीं से आपकी यूनिट नंबर 4 भी जो है धीरे धीरे लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। इस यूनिट को करने के बाद हम चलेंगे सीधे वहीं पर। एक 12 साल के बच्चे में धीरे धीरे हाथ पैरों से झटकेदार अनियंत्रित बेढंगी हरकतें, बार बार गिर जाना, बोलने में अस्पष्टता और लार टपकाना। ड्रूलिंग यानी क्या होता है ये सीखिए यहां पर। ड्रूलिंग यानी कि लार टपकाना। ठीक है, आदि लक्षण दिखने लगे जो HTT उत्परिवर्तन के कारण प्रकट हुए। वह किस बीमारी से ग्रस्त है। ठीक है, कौन सी ऐसी बीमारी हुई है जहां पर क्या है HTT जीन की हम या HTT म्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, गतिभ्रंश, हंटिंगटन्स, डिस्टोनिया या फिर अनिवार्य कंपन। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर उसको यहां पर हम समझते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले जब भी आपके जीवन में HTT की बात आई, ठीक है, HTT म्यूटेशन की बात आएगी, वहां पर हमेशा आंसर आपका 100% क्या होगा, 100% आंसर होगा आपका वहां पर ऑप्शन नंबर 2 हंटिंगटन्स। ठीक है, जो आपका हंटिंगटन विकार है, जो आपकी हंटिंगटन डिसऑर्डर है, ये किस वजह से है, बिकॉज ऑफ द HTT म्यूटेशन। ये आपको ध्यान रखना है और इसको आपने अभी दिमाग में एनकोड कर लेना है। ठीक है, कि जब भी HTT म्यूटेशन, HTT जीन की बात आएगी तो वहां पर कौन सा डिसऑर्डर देखने मिलेगा आपको, H से H याद करिएगा, हंटिंगटन्स आपको वहां पर देखने मिलेगा। ना ही वहां पर आपको एटाक्सिया देखने मिलेगा, ना ही वहां पर डिस्टोनिया मिलेगा और ना ही वहां पर आपको असेंशियल ट्रेमर्स मिलेंगे। ठीक है, केवल और केवल क्या मिलेगा आपको, केवल और केवल मिलेगा आपको वहां पर हंटिंगटन्स। अब देखिए कहानी की शुरुआत होगी। आपको यह मालूम है कि आपकी बॉडी किससे मिलकर बनी है, आपकी बॉडी बनी है सेल से मिलकर। ठीक है, सेल मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मिलकर बनाते हैं आपकी टिश्यू, यानी कि आपके ऊतक। ये आपकी कोशिकाएं हैं, ये आपके ऊतक हैं और ये ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके अंग, यानी कि जिसको आप बोलते हैं यहां पर ऑर्गन्स। ठीक है, ओके। तो आपकी बॉडी जो बनी है, आपके जो हाथ पैर कान नाक मुंह है, जब आप पैदा हुए थे तो इस प्रकार से इन चरणों में स्टार्टिंग हुई थी। सबसे पहले आपका एक छोटा सेल था इस प्रकार से, उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर एक प्रक्रिया हुई। इस प्रक्रिया को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा आपको PYQ। इसको आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, यानी कि डिवीजन ऑफ सेल्स बोलेगा आपको माइटोसिस यहां पर। उसके बाद क्या हुआ, करते करते फिर बना आपका एक टिश्यू, और इस टिश्यू के बाद आपका जो आज हाथ है, ये ऐसे ही लाखों करोड़ों टिश्यू और सेल्स से मिलकर क्या बना है, आपका ये अंग बने हैं, आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वो। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि आपकी बॉडी में सबसे बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आपकी बॉडी में सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो है आपका सेल। ठीक है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से मिलकर आप यहां पर आज बने हुए हैं। ठीक है, ओके, ये तो बात हुई आपकी बॉडी की। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं आपके बॉडी में अलग अलग सिस्टम है, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, उसी प्रकार से एंडोक्राइन सिस्टम हो गया आपके अंतःग्रंथि वाले, और एक आता है आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के आपके 2 भाग हो जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS। इस CNS में आगे जाके बनता है आपका ब्रेन, और यहां जाके बनता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, और ये बनाता है आपका आगे जाकर ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और आगे जाके फिर से वो डिवाइड होते हैं पेरिफेरल और पेरिफेरल नहीं, कौन सा है आपका वो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के अंदर। ठीक है, ओके। जब भी हम बात करेंगे आपकी बॉडी की, तो सबसे बॉडी की बेसिक कोशिका या बेसिक चीज क्या है, वो आपकी सेल है। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कहां आएगा, वो आएगा आपके न्यूरॉन के ऊपर। ठीक है, न्यूरॉन के ऊपर आएगा, यानी कि इसको आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं इसको एक और नाम से नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल भी इसको आप बोल सकते हैं, न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, और हिंदी में अगर बोला जाए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपकी तंत्रिका कोशिका। और ये न्यूरॉन दिखता किस प्रकार से है, दिखता है कुछ आपके इस प्रकार से। ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, इतने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ही आपको। ठीक है, ये सोमा है, ये साइनेप्स है, इन दोनों के बीच का गैप कहलाता है। ये आपका एक्सॉन है, ये आपकी माइलिन शीथ है, और ये आपके क्या है, ये आपके यहाँ पर डेंड्राइट्स हैं, ये वाले। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक सिंपल न्यूरॉन है, जिसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपकी बॉडी में भेजने के लिए ये काम आता है आपका नर्वस सिस्टम के अंदर। ये जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, ऐसे ही लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स आपके पास और अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से है। ये आपकी बॉडी है, किससे बनी है, ये बनी है आपके सेल्स से मिलके। ठीक है, यानी कोशिकाओं से मिलके बनी है। प्रत्येक कोशिका के अंदर इस प्रकार से दिखती है। आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके सामने होता है केंद्रक, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियस के नाम से। ठीक है,
ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, आपके ये क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब पहला सवाल आपसे कि आपकी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं। आपकी बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिसको आप बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, ओके। इसी गुणसूत्र के अंदर क्या है, देखिए ये लगा हुआ है आपका डीएनए, और इसी डीएनए के अंदर आपको जो है इस प्रकार से यहाँ पर जीन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपके, हमारे, हम सभी के जितने भी जीवित लोग हैं यहाँ पर, उन सभी के बॉडी के अंदर इस प्रकार से ही ये चीजें काम करती हैं, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन। ठीक है, ओके। फिर से देखिए एक बार, ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर, अच्छा, प्रत्येक सेल के अंदर न्यूक्लियस मैंडेटरी है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, बिना न्यूक्लियस के अंदर आपका सेल जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या देखने मिलेगा, क्रोमोसोम देखने मिलेगा। क्रोमोसोम क्या, आपका जीन, और ये आपका डीएनए। ठीक है, डीएनए सुना होगा आपने, डीएनए टेस्टिंग, डीएनए, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर से एक बार देखिए यहाँ पर, ताकि दिमाग में एनकोड हो जाए और लाइफ में कभी ना भूलें आप। सेल के अंदर क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जब बड़ा होगा तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम आपका, फिर इसके बाद आपका डीएनए एंड जीन्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड ग्वानिन। ठीक है, ये नाम आपको रटना पड़ेंगे, याद करना पड़ेंगे। हो सकता है आपसे 1% चांस है कभी पूछ ले आपसे, यहां नहीं पूछेगा, यूनिट नंबर 4 के अंदर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड ग्वानिन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। चलिए फटाक से यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं क्रोमोसोम और जीन के बीच में, यानी कि गुणसूत्र और आपका जो जीन है, इसके बीच में क्या अंतर है। ये देखिए, क्रोमोसोम ऐसे ऐसे होते हैं, इस प्रकार से एक्स टाइप का बनता है। कितने हैं आपके, 23 हैं आपकी बॉडी में। ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 22 आपके सेम होते हैं। एक आपका जो 23rd वाला होता है, जो आपका सेक्स क्रोमोसोम है, वो अलग होता है। ये आपने जरूर पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, ओके। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, ये प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना है। ठीक है, गुणसूत्र जो बने हैं ये 23 कैसे बने हैं, ये बने हैं आपका डीएनए से मिलकर और आपके प्रोटीन से मिलकर। ठीक है, जो आपने कभी देखा होगा मूवीज वगैरह में, कभी खून हो जाता है या कभी कुछ ऐसे विक्टिम हो जाते हैं, ठीक है, उनको जांचने के लिए क्या बोलते हैं, डीएनए का सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो वो डीएनए का सैंपल लेने के लिए कहाँ आते हैं, इस गुणसूत्र के अंदर ही आपको यहाँ पर डीएनए मिलता है। ठीक है, ओके। तो ऑर्गेनाइजेज एंड पैकेजेस डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, जो आपका सेल डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, जब ये डिवाइड होता है तो वहां पर ऑर्गेनाइज वगैरह करता है, ऐसा यहां बोल रहे हैं। और कितने पेयर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 23 पेयर्स आपके यहां पर होते हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे सवाल आएगा वहां पर आपको इतना सब जरूरत नहीं पड़ेगी समझने की, आपको वहां पर फटाक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए अगला क्या बोल रहे हैं, जीन के बारे में हम बात करते हैं। अब आपको पता है इसके अंदर क्या है, इस तरह के आपको ये देखने मिलते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, वो जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4 नाम। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन और आरएनए। यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, डीएनए का एक सेगमेंट होता है, आपका जो जीन है वो क्या है, आपके डीएनए का एक सेगमेंट है जिसके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। जैसे आपकी बॉडी में आपके बालों के लिए, नाखून के लिए, ठीक है, आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रकार का प्रोटीन का कोड इसके पास होता है, और या फिर इसको आप आरएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आरएनए कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर बिल्डिंग प्रोटीन और आरएनए। ठीक है, अब ये प्रोटीन किस प्रकार से बनेगा, कहां पर होगा, इस जीन के अंदर होगा। ठीक है, प्रोटीन और आरएनए, चाहे प्रोटीन बनाए या आरएनए बनाए, ईच क्रोमोसोम कंटेन 1000 ऑफ जीन्स। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम के अंदर हजारों जीन्स यहां पर होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे आपके जो जीन है आपकी बॉडी में, उसका काम क्या है, उसका काम है कोडिंग करना किसी प्रत्येक प्रोटीन के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए या फिर आरएनए के लिए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अब हम आते हैं वापस अपने सवाल के ऊपर। अगर हम आपको बोलें कि HTT क्या है, HTT एक प्रकार का जीन है, तो इससे आप क्या समझेंगे, इसका काम क्या होगा, या तो ये आरएनए के लिए काम करेगा या फिर कोई प्रोटीन बनाने के लिए काम करेगा। इतना तो समझ में आ गया आपको अभी यहाँ पर HTT क्या है। HTT क्या है, HTT आपका एक जीन है। अब ये जीन कहाँ उपस्थित होगा, ये उपस्थित होगा आपके डीएनए के अंदर। ठीक है, डीएनए कहाँ उपस्थित होगा, आपके क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, गुणसूत्र के अंदर। ये गुणसूत्र कहाँ होगा, किसी सेल के पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, पूरी कहानी याद हो गई आपको, ओके, वेरी गुड। अब यहाँ देखिए ये जो HTT जीन है, ये क्या, इसका काम क्या है, प्रोटीन बनाना या फिर आरएनए के लिए कुछ पर्टिकुलर कोडिंग वगैरह करना। ठीक है, कौन से जीन का काम है, HTT जीन। अब आपके प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर कितने हैं, हजारों जीन्स होते हैं। उन्हीं हजारों जीन्स में से एक जीन जो आपने जाना आज जीवन में, वो क्या है, वो आपका HTT जीन होता है। ठीक है, अब ये जो आपका HTT जीन है, ठीक है, ये जो आपका HTT जीन है, इसका काम क्या है, इसका काम है एक प्रोटीन बनाना
ये क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, अब आपके जान के आश्चर्य, खुशी और सब कुछ होगा। उसका नाम है हंटिंगटन। ठीक है, समझ में आया आपको। HTT जीन का काम क्या है, HTT जीन का काम है एक प्रोटीन बनाना, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, हंटिंगटन। आई होप आपको इतने में ही क्लियर हो गया है कि अब ये जो आंसर है आपका हंटिंगटन डिजीज क्यों हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति में, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर किसी व्यक्ति को हंटिंगटन डिसऑर्डर है तो क्या नहीं हो रहा है, उसके अंदर प्रॉपर ये जो HTT जीन है प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं बना रहा है, और फिर सारे लफड़े वहां पर हो रहे हैं, दिक्कतें वहां पर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हंटिंगटन जीन है कहाँ काम करता है, ये होता है आपके नर्व सेल के अंदर या फिर न्यूरॉन के अंदर मेजरली होता है। ठीक है, अब सेल तो आपकी बॉडी में कई सारे हैं, लेकिन इसका मेन इंपॉर्टेंस कहाँ होता है, मेन इंपॉर्टेंस होता है आपके ब्रेन के अंदर। हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली आपके HTT जीन के बारे में। ठीक है, HTT जीन का मेजर फंक्शन कहाँ होता है, आपके ब्रेन के अंदर। ठीक है, और आपके पैदा होने के पहले ही ये जो जीन है ये एक्टिव होकर अपना काम करना स्टार्ट करता है। ओके, तो इसका काम जो है आपके पैदा होने से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब सवाल देखिए, आप 12 ईयर ओल्ड बॉय, उम्र देखिए कितनी कम है यहाँ पर, है ना, 12 साल, स्टार्टेड शोइंग अ ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ ये सब होगा। ठीक है, इसको आपने नोट डाउन करना है कि ये सब होता है जब भी क्या होता है, आपको हंटिंगटन डिसऑर्डर होता है। क्यों? कॉज्ड बाय HTT म्यूटेशन। ठीक है, HTT जीन जो है वहां प्रॉपर काम नहीं करेगा और आपके बॉडी में दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए ये क्या है, नॉन म्यूटेटेड हंटिंगटन जीन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखता होगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, 35 और लेस CAG रिपीट, इससे कुछ मतलब नहीं है। HTT प्रोटीन बना रहा है, हंटिंगटन प्रोटीन। HTT मतलब हंटिंगटन की ही बात हो रही है। ठीक है, हंटिंगटन प्रोटीन बनाता है, ये आपको मालूम है। तो देखिए आपका न्यूरॉन हेल्दी वाला जो है वो इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो आपका, हमारा, हम सबका हेल्दी न्यूरॉन है वो इस वजह से है। क्यों? बिकॉज ऑफ द HTT प्रोटीन। ठीक है, ओके। लेकिन अगर इस HTT प्रोटीन में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा। ठीक है, म्यूटेशन आ जाएगा तो देखिए इस प्रकार से आपका इंक्रीज्ड नंबर ऑफ CAG रिपीट यहां पर चलेगा। ठीक है, म्यूटेटेड हंटिंगटन जीन है, उसके बाद ये क्या बनाएगा, आपका म्यूटेटेड हंटिंगटन प्रोटीन बनाएगा। एग्रीगेशन देखिए कितने ज्यादा यहां बढ़ चुका है, और फिर देखिए क्या होगा, न्यूरॉन डीजनरेशन। ठीक है, आपके बॉडी के जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, मेजरली उनके अंदर क्या होगा, दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एंड इसीलिए यहां पर आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है आपका यहां पर हंटिंगटन डिजीज। ठीक है, HTT जीन आपको ध्यान रखना है, HTT जीन, HTT म्यूटेशन, और पूरी जो आपने सेल की, टिश्यू की, ठीक है, न्यूक्लियस की, उसकी जो पूरी कहानी सुनी वो भी आपको ध्यान रखना है। ये यहां पर आपका जो हंटिंगटन है ये यहां पर सही आंसर है। ठीक है, क्या क्या होता है हंटिंगटन डिजीज के अंदर, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ जर्की। ठीक है, जर्क मारेगी बॉडी, अनकंट्रोल मूवमेंट्स होंगे, इन लिम्स विथ क्लमजीनेस। ठीक है, और आपका जो लिम्ब है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए आपका कंधा है, कंधे से आपका हाथ इस प्रकार से आ रहा है, सेम आपका यहाँ ये वाले कंधे से हाथ आएगा, और सेम आपके जो घुटने के वहाँ से जो आपका पैर है, आई मीन जो आपके जॉइंट है वहाँ से लिम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिम्स। ठीक है, एक शाखा की तरह दिखता है, एक यहाँ पर एक ब्रांच की तरह दिखता है आपको ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन लिम्स के अंदर क्या आ जाएगी, आपकी यहाँ पर क्लमजीनेस स्टार्ट होगी, फ्रीक्वेंट फॉलिंग। ठीक है, स्लर्ड स्पीच, बातचीत में जो है आपकी अस्पष्टता आ जाएगी, एंड ड्रूलिंग कॉज्ड बाय HTT म्यूटेशन। आपकी बॉडी में आपके हाथ पैर झटक रहे हैं अपने आप, ये सब चीजें हो रही हैं, वाई, बिकॉज ऑफ द HTT म्यूटेशन वहां पर। ठीक है, HTT जीन की वजह से ये सब हो रहा है। सही आंसर क्या है आपका, हंटिंगटन यहां पर। अब यहां पर देखिए अगली बात कर रहे हैं हम ट्रेमर्स के बारे में। ट्रेमर्स क्या है, आपने देखा होगा कई लोग के जो हाथ हैं इस प्रकार से क्या करते हैं, इस प्रकार से शेक करते हैं। ठीक है, हाथ हिलते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ये जो है इस प्रकार से हाथ हिलते हैं, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे एसेंशियल ट्रेमर्स। ठीक है, तो ये कब आता है, आपको मेनली आएगा आपके एंग्जाइटी, आप बहुत चिंता रहोगे, या आप स्टेज पे जा रहे हो स्पीच देने के लिए, तब देखा होगा आपने हाथ पैर आपके कांपते हैं। ठीक है, तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में होता है तो उसको आप क्या बोलिएगा, उसको आप बोलिएगा यहाँ पर एसेंशियल ट्रेमर्स। ठीक है, हाथ पकड़ेगा कांपना। ठीक है, अनकंट्रोल मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन कहां पर दिया है, लिम्स में दिया है। ठीक है, वहां कहां हो रहा है, आपके हैंड्स वगैरह के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर कीवर्ड क्या है, कीवर्ड आपका HTT जीन रहेगा, इसको आप ध्यान रखें हंटिंगटन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने अटैक्सिया। यहां पर अटैक्सिया क्या क्या करता है, आपका ट्रबल ईटिंग एंड स्पीकिंग, बोलने और चलने में आपको जो है दिक्कत आएगी। देखिए यहां भी ट्रेमर्स आएंगे, वॉकिंग चेंजेस, आपकी चाल ढाल बदल जाएगी। ठीक है, बैलेंस का इश्यूज, कभी आपको लगता है गिर रहे हो, इस प्रकार से ये होगा। आपकी जो विजन है वो भी कम हो जाएगा। ये किसके अंदर होगा, आपके अटैक्सिया के अंदर होगा। क्या यहाँ कहीं भी उल्लेखित है आपके HTT जीन के बारे में? नहीं, यहाँ कहीं भी उल्लेखित नहीं है आपके HTT जीन के बारे में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड ये रहा आपका थर्ड वाला, जिसके अंदर हम बोलते हैं डिस्टोनिया के बारे में। ठीक है, डिस्टोनिया आईज, फेस, नेक, वोकल कॉर्ड, कहीं भी देखिए लिम्ब में आप देखा होगा हाथ वगैरह, देखिए इस प्रकार से, फुट देखिए कैसा हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल इंसान का बॉडी नहीं है। ठीक है, इस तरह एक तरफ झुकाव देखिए, यहाँ झुकाव देखिए, मुंडी इस तरफ झुक गई है। ठीक है, क्या है, इनवॉलंटरी मसल स्पाम्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, आपकी जो बॉडी वगैरह है इस प्रकार से
टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पर होना स्टार्ट होती है। वाई? बिकॉज ऑफ डिस्टोनिया। डिस यानी कि डिस्टर्बेंस आ गई है आपकी जो बॉडी टोन है उसके अंदर, ठीक है। ओके, अब ये क्यों होता है ये देखिए दिया है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। डिस्टोनिया रिजल्ट्स फ्रॉम एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो अगर अगली बार सवाल आएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है, इसलिए आपकी ये गाइड में लिख देते हैं यहाँ पर। डिस्टोनिया में क्या होगा आपका, बेसल गैंग्लिया में आपकी अगर दिक्कत आएगी, बेसल गैंग्लिया में, उस वजह से आपको यहाँ पर ये डिस्टोनिया यहाँ पर देखने मिलता है। अटाक्सिया देख लिया आपने ऑलरेडी। तो ये सभी क्या हैं, चारों के चार क्या हैं, डिसऑर्डर। तो क्या आपने सीखा यहाँ पर 4 डिसऑर्डर? यस, आपने बिल्कुल सीखे, जो शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे इसके पहले, इतने डिटेल में देखे होंगे तो अच्छी बात है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपको ध्यान रखना है, HTT, और ये आपका 2019, 20 में, 21 में फिर से एक बार PYQ आने वाला है, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पर टाइम लेके दिया गया है यहाँ पर, इसको आप समझिए। एंड यहाँ पर सही आंसर क्या है, हंटिंगटन सही आंसर है। डिस्टोनिया नहीं है यहाँ पर, बेसल गैंग्लिया दिक्कत नहीं है, अनिवार्य कंपन भी नहीं है, और गति भ्रंश भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, एक ऑप्शन देखो आप अपने आप निकाल लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीजेनरेटिव डिजीज अकम्पेन्ड बाय एमनीसिया कॉज्ड बाय फ्रंटोटेम्पोरल लोबुलर डीजेनरेशन एंड डिप्रेशन। यहां पे क्या बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अग्रकनपटी खंडखास और अवसाद द्वारा उत्पन्न स्मृतिलोप यानी अमनीसिया होगा युक्त हासित रोग है, अल्जाइमर, पार्किंसन, पिक रोग या फिर हंटिंगटन रोग। तो देखिए यहां पर इतना तो आप स्मार्ट हो चुके हैं पिछला PYQ लगाकर कि आप ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लेंगे। बताइए हंटिंगटन की बात होगी क्या यहां पर कि नहीं होगी? बताइए हंटिंगटन हो सकता है क्या यहां पर किसी भी केस में? बताइए। आपने सारे के सारे सिम्टम्स आपने देख लिए थे इसके पहले वाले सवाल के अंदर, ठीक है। उसमें हमने ना तो स्मृति लोप की बात की, ना हमने वहां पर फ्रंटल लोब, टेम्परल लोब, लोबुलर डीजनरेशन होगा, ठीक है, और डिप्रेशन आएगा, उन सब की हमने किसी की भी बात नहीं की, ठीक है। तो हंटिंगटन आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। समझ में आ गया ना आपको क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि इसका आंसर दिया हुआ है ऊपर, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने HTT के अंदर इन सब के बारे में बात की कि आपकी बॉडी गिर रही है, थूक निकल रही है आपके मुंह से, बातचीत करते नहीं आ रहा है, ठीक है, और आपका HTT म्यूटेशन हो रहा है, उन सब की बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुई है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन तो आपका हट गया यहाँ से, ठीक है। ओके, अब बचते हैं कौन से ऑप्शन, अल्जाइमर और पार्किंसंस और पिक डिजीज। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है आपके पार्किंसंस डिजीज के बारे में, ठीक है। थैंक्स टू आपके पेस हॉस्पिटल्स। पार्किंसंस में देखिए क्या होता है, पार्किंसन से क्या याद आएगा आपको? पार्किंसन से याद आना चाहिए आपको पार्किंग करनी है आपको अपनी गाड़ी, ठीक है। ओके, पार्किंसंस डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव ब्रेन कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन द डीजेनरेशन एंड डेथ ऑफ डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स, यानी कि आपके ऐसे न्यूरॉन्स जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मालूम है ना आपको, निकलता है वहाँ से सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आपका क्या बोलते हैं इसको, डोपामीन। तो जो डोपामीन है, ठीक है, डेथ ऑफ डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा पार कॉम्पैक्टा, ठीक है, मतलब आपको सब्सटेंशिया नाइग्रा ध्यान रखना है। सब्सटेंशिया नाइग्रा में क्या होगा, जो डोपामीन निकल रहा है वो निकल नहीं पाएगा प्रॉपरली, ये कह रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। अ रीजन ऑफ ब्रेन दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग मूवमेंट। ध्यान रखिएगा सब्सटेंशिया नाइग्रा किसके लिए रोल प्ले करेगा, आपके कंट्रोलिंग मूवमेंट आपके बॉडी का। देखिए यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ भी दिक्कत है और यहाँ भी दिक्कत है, ठीक है। बॉडी पोस्चर मूवमेंट में दिक्कत आएगी तो सब्सटेंशिया नाइग्रा। आपको सेरेबेलम मालूम है, उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा दिस लॉस ऑफ डोपामीन कहाँ पे लॉस हो रहा है, और ये आपका PYQ आएगा, ठीक है, डोंट वरी आएगा PYQ। क्या हो रहा है, वेरियस मोटर सिम्टम्स इंक्लूडिंग क्या है, ट्रेमर, फिर से हाथ में झटके, शेकिनेस, रिजिडिटी आ जाएगी बॉडी में, स्लो मूवमेंट रहेंगे, ठीक है। स्लो मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ब्रेडिकिनेसिया बोलते हैं, एंड डिफिकल्टी विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये सब कहाँ हो रहा है, पार्किंसंस में। क्या हमने यहाँ कहीं भी फ्रंटोटेम्पोरल लोबुलर डिजनरेशन या डिप्रेशन की बात की? नहीं की हमने यहाँ पर बात। तो आपका जो है यहाँ से पार्किंसंस भी एलिमिनेट होता है और उसी के साथ साथ आपका जो अल्जाइमर है वो भी यहाँ एलिमिनेट होगा। सही आंसर कौन सा है आपका, न्यूमैन की आपकी यहाँ पर पिक्स डिजीज जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्या ये सवाल आएगा? नहीं, ये सवाल आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हंटिंगटन आपको आएगा, ये आपको आएगा और ये आपको आएगा। उसके बाद देखिए आपका अल्जाइमर में आपकी भूलने की बीमारी आएगी, ये डिमेंशिया यहाँ पर आएगा। इट इज़ प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज दैट ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयज मेमोरी, थिंकिंग, ये सब में आता है, ये खराब होता है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते। देखिए हेल्दी ब्रेन देखिए कैसा भरा पूरा दिख रहा है, ठीक है, और लेकिन अल्जाइमर में देखिए क्या होगा, ब्रेन देखिए कैसा हो रहा है, गैप देख रहे हैं, ये गैप यहाँ देखिए कितना कम है ना। तो ये होता है आपके अल्जाइमर के अंदर, ठीक है। इट कॉजेज द ब्रेन टू श्रिंक, आपका जो ब्रेन है क्या होता है, श्रिंक होना सिकुड़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड ब्रेन सेल्स टू इवेंचुअली डाई, धीरे धीरे क्या होते हैं आपके बॉडी के, आपके जो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं,
वो वहाँ पर डाई होना स्टार्ट मतलब खत्म होना स्टार्ट होते हैं। अब बनी बात है क्या है आपका ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज प्रोग्रेसिव, यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, देखा होगा आपने लोगों में एल्जाइमर की शिकायत वहाँ पर आना स्टार्ट हो जाती है। एंड एक बार फिर से देखिए यहाँ पर पार्किंसंस के कुछ सिम्टम्स दिए हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, सेम चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन पार्किंसंस का ध्यान रखिएगा क्या है, सब्सटेंशिया नाइग्रा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चीज़। डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स आपके कहाँ पर, सब्सटेंशिया नाइग्रा में, किसके लिए हेल्प करते हैं, बॉडी में मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए, ये आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कहाँ पर, सब्सटेंशिया नाइग्रा हो गया, डोपामीन प्रोड्यूसिंग, ठीक है। डोपामीन प्रोड्यूसिंग दिक्कत आएगी, देखिए आपको देखिए डिफरेंसेस समझ में आना स्टार्ट होंगे। पार्किंसंस में क्या हो रहा है, डोपामीन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम HTT जीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके जो ब्रेन सेल की मृत्यु हो रही है, डेथ हो रही है, श्रिंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिकुड़ रही है यहाँ पर चीज़ आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखना है, और जो बच गया वो आपका आंसर है, वो है आपका क्या, पिग्स डिजीज, ठीक है। तो अगली बार पूछेगा आपसे अकम्पेन्ड बाय एमनीसिया कॉज्ड बाय फ्रंटोटेम्पोरल, आपका इसको डिमेंशिया भी बोल सकते हैं, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं वहाँ पर, लेकिन फ्रंटोटेम्पोरल लोबुलर डीजनरेशन एंड डिप्रेशन जब भी आएगा, क्या मार्क करिएगा वहाँ पर, पिग्स डिजीज मार्क करिएगा, ठीक है। अग्र कनपटी, खंडक खास और अवसाद द्वारा कौन सा आएगा, अल्जाइमर नहीं आएगा, ये आपकी ब्रेन सेल श्रिंक हो रहे हैं, वो देखा आपने इमेज में। पार्किंसंस में क्या है आपका, यहाँ पर पार्किंसंस में आपका डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स आपके सब्सटेंशिया नाइग्रा में, पिक रोग के अंदर ये चीज़ होगी, और हंटिंगटन्स को आप ऑलरेडी समझ चुके हैं HTT जीन के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, फिर से आपके लिए आया है लेकर कुछ चीज़ नई, और ये जो सवाल है ये आपको ना आगे तक काम आएगा, भर भर के रिपीट होगा, ठीक है। यहाँ से आपका देखिए ये आपका जो है रिपीट होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित करने में विशेष असमर्थता तथा अपनी ही दुनिया में रहना, आवृत्ति मूलक व्यवहार पैटर्न तथा गैर मौजूद अथवा खराब भाषिक कौशल किस रोग के 3 मुख्य लक्षण हैं, ठीक है। स्वैर चिंतन, मनोग्रस्ती बाध्यता प्रतिक्रिया, तान प्रतिष्ठंभित मनोविद्लता, या फिर चेष्टा अक्षमता, ठीक है। इंग्लिश में देखिए थोड़ा इजी होगा आपके लिए, मार्क्ड इंपेयरमेंट्स इन एस्टैब्लिशिंग सोशल इंटरेक्शंस, नोट करते जाइएगा, सोशल इंटरेक्शन में गड़बड़ी होगी, लिविंग इन देयर ओन वर्ल्ड, अपनी ही दुनिया में रहने की बात हो रही है, ठीक है। रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न्स एंड नॉन एग्जिस्टेंस और पुअर लैंग्वेज, 2 इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, पुअर लैंग्वेज स्किल्स रहेंगी, सोशल इंटरेक्शन में कमी आएगी। आर 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डिसऑर्डर, क्या ये आपका OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्या ये आपका अप्राक्सिया है, अभी आपने देखा था इसका जुड़वा भाई अटाक्सिया, ठीक है। अप्राक्सिया में क्या होता है देखेंगे अभी यहाँ पर, तो और ये आपका दिया है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। तो आप बताइए, हम बताते हैं, खैर छोड़िए, आप सीख रहे हैं यहाँ पर। सही आंसर क्या है, सही आंसर है ओनली A, इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके जो आप पढ़ोगे थ्योरी ऑफ माइंड, वो ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर नहीं होती है। ये आपका क्या है, ये आपका PYQ है, थ्योरी ऑफ माइंड बताएंगे आपको। देखिए इसको हमने पहले ही पेपर के अंदर सॉल्व किया था, जून 2019 वाले फर्स्ट पेपर के अंदर ही इसको हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो ऑटिज्म जो है यहाँ पर सही आंसर है, होने वाला है ओनली फर्स्ट, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। OCD में क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आप किसी एक प्रत्येक वस्तु से क्या होते हैं वहाँ पर ऑब्सेसिव हो जाते हैं। आपने देखा होगा इसके अंदर क्या आएगा, बार बार हाथ धोना, ठीक है, या फिर बार बार मुंडी झटकना अपनी, या फिर ऐसी कोई चीज़ बार बार करना, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, बार बार करेंगे आप, ठीक है। बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, कंपल्शन आता है आपको, ठीक है। आपको लगता है आपके हाथ गंदे हैं और बार बार आप अपने हाथ वहाँ पर धोते हैं, ठीक है। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में कुछ नहीं होता यहाँ पर। आपकी स्किज़ोफ्रेनिया के जो ध्यान रखना है आपको, 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स, इनको आप ध्यान रख लेंगे। NCERT में रेफरेंस दिया हुआ है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अप्राक्सिया के अंदर क्या होता है। इसके अंदर क्या है, अंडरस्टैंडिंग अफेजिया, अफेजिया भी सीख लीजिए यहाँ पर, और अप्राक्सिया भी, सब कुछ आपकी यूनिट नंबर 4 में फिर से आएगा घूम फिर के आपको, ठीक है। तो हर चीज़ लिंक है, वेलकम टू गोल्ड BYQ प्रोग्राम, ओके। अप्राक्सिया में देखिए बोलने की बात होगी, ठीक है। अफेक्ट्स स्पीच मोटर स्किल्स, प्रॉपर बोल नहीं पाओगे आप। कैन बी डेवलपमेंटल रिक्वायर्ड, डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग साउंड्स और रिदम इशूज रहेगा आपके अप्राक्सिया के अंदर, यानी बोलचाल की जो दिक्कत है वो आएगी आपको अप्राक्सिया के अंदर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, राक्सिया आएगा तो राक्सिया से क्या है आपके यहाँ पर बोलने की बात होगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। और अफेजिया में क्या होगा, आप लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक में आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चैलेंजेस इन स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, जो आप देखते हैं ब्रोका अफेजिया, वेर्निकी अफेजिया और पता नहीं कौन कौन सा अफेजिया, वो सब इस वजह से ही होता है। और यहाँ पर जो आपका अप्राक्सिया है, ये आपका मोटर स्किल्स को अफेक्ट करता है, आपके बोलने वाली,
ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए 3 मेजर जो आपको दिए हैं विशेषताएं यहाँ पर, वो किसके बारे में है? अपनी ही दुनिया में रहना, हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया में हो, लेकिन सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, मार्क्ड इम्पेयरमेंट, वो लोग तो जाते ही नहीं बाहर, एंड नॉन एग्जिस्टेंट और पुअर लैंग्वेज स्किल्स आर 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डिसऑर्डर। ये आपको ऑटिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये कभी रिपीट नहीं हुआ है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या होगा आंसर? स्वैर चिंतन। आप बताइए, स्वैर चिंतन याद करना आसान है या फिर ऑटिज्म याद करना आसान है? आप देख लीजिए अपने हिसाब से, अगली बार हो सकता है वहाँ पे और कुछ चिंतन दे दें आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे जाके जब आप पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में, तो थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो इन बच्चों के अंदर नहीं आपको मिलेगी। सवाल आएगा, बताएंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, और ये आगे आपका बहुत ही बेकार सवाल, कोई मतलब नहीं इसको आप करो ना करो, नथिंग इज ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट एंड वी विल सी। नीचे दिए गए कथन में बुद्धिमान शिक्षक उस सूचना का चयन करते हैं जो उनके शिक्षणात्मक प्रयोजन के लिए लाभप्रद होती है। उसके बाद बोल रहे हैं चयनात्मक संयोजन में यह निर्धारण सम्मिलित है कि सूचना के एक समुच्चय में कौन से तत्व दिए गए प्रयोजन के लिए लाभप्रद हैं। यहाँ पर देखिए, इंटेलिजेंट टीचर सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट फॉर देयर पेडागोजिकल या पेडागोजिकल पर्पस। ठीक है, तो देखिए कॉमन सेंस बोलता है ना कि ये स्टेटमेंट सही ही होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर, ये स्टेटमेंट सही होगा कि भाई जो बुद्धिमान टीचर है वो ऐसे ही चीज़ों को सेलेक्ट करेगा ना जो क्या होंगे, उनके जो पेडागोजिकल पर्पस है उसके लिए काम आएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो बुद्धिमान टीचर है वो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करेंगे जो रिलेवेंट रहेगी उनके पेडागोजिकल पर्पस के लिए, यानी पढ़ाने के लिए जो काम आएगा उसी को सेलेक्ट करेंगे वो सूचना को। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ए सही होने वाला है। अगला देखिए, सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन involves determining which elements in a set of information are relevant for a given purpose। ठीक है, यहाँ कॉम्बिनेशन क्या होता है? दो चीज़ों को जोड़ने की बात करते हैं, कंबाइन करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि डिटरमाइनिंग विच एलिमेंट्स, यहाँ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ये आपका सही आंसर है। क्या कभी आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है आपको ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट। ठीक है, कि बट ऑब्वियस ही बात है, बुद्धिमान शिक्षक जो है उस सूचना का चयन करेंगे जो उनको पढ़ाने के लिए, उनके शिक्षणात्मक प्रयोजन के लिए लाभप्रद होती है। ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, सवाल ये वाला कभी भी नहीं आया है और ना कभी आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अब ये सवाल देखिए, क्लाइंट्स मस्ट बी, अच्छा पहले सवाल आते थे इस प्रकार के, अभी नहीं आते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं उसको आपने समझना है और एनकोड करना है। परामर्श प्रार्थी को सम्मान और स्वीकार्यता का संप्रेषण करने हेतु अपने स्वाभाविक ढंग से चर्चा करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अपने न्याय निर्णय को बिल्कुल छोड़ देना और सकारात्मक सम्मान व्यक्त करना रॉजर्स की मूलभूत चिकित्सीय स्थितियां हैं, ये भी सही बात है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला यहाँ पर। ठीक है, क्लाइंट्स मस्ट बी अलाउड फ्रीडम टू डिस्कस इन देयर नेचुरल मैनर टू कम्युनिकेट रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, क्लाइंट को क्या करना चाहिए? जो थेरेपिस्ट है, यहाँ समझिएगा, यूनिट नंबर 9 कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, देखिएगा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, थेरेपी क्या है? थेरेपी चिकित्सा है। जैसे आप जाते हो डॉक्टर के पास में, जाते हो आपको बुखार है, आप गए किसके पास? आप गए डॉक्टर के पास। ठीक है, उसने क्या करेगा? सुनेगा आपकी बात, दवाई देगा और फिर आपको ठीक कर देगा। अब जो थेरेपिस्ट के पास जो आप जाते हो, तो क्या बीमारी कहाँ पर है? आपके दिमाग के अंदर है। ठीक है, मेंटली आपको जो है दिमाग के अंदर आपको दिक्कत है, हो सकता है अच्छी हो बुरी हो, किसी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो जब तक अपनी आप बात खुल के बोलेंगे नहीं थेरेपिस्ट के सामने, अपनी बात स्पष्ट तौर पे बताएंगे नहीं, तब तक वो आपको ट्रीट कैसे करेगा? ठीक है, तो ये आपको देखिए, अगर आपके पास मान के चलिए आपको पेट दर्द है, ठीक है, अगर आपके पास पेट दर्द है और आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेगा, आप बोलेंगे डॉक्टर को ठीक कर दो, अरे भैया नहीं कर पाएगा ठीक। वो पूछेगा आपको बुखार है क्या? आप बोलोगे हाँ है। ठीक है, आप जो बोलते जाओगे वो बोलेगा हाँ ठीक है यही हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि आपको पेट दर्द है, तो वो पेट दर्द की दवाई देगा कैसे आपको? ठीक है, आपको सर्दी की दे देगा, बुखार की दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपनी बात स्पष्ट तौर पे कहना ज़रूरी है। सेम चीज़ यही बोल रहे हैं। क्लाइंट्स यानी कि कौन? आप, हम जो जा रहे हैं थेरेपिस्ट के पास में, मस्ट बी अलाउड कंप्लीट फ्रीडम, उनको जो है पूरी आज़ादी होनी चाहिए, टू डिस्कस इन देयर नेचुरल मैनर टू कम्युनिकेट रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उनके पास जो है फुल आज़ादी दे दो आप उनको, आप, ठीक है, कि आपकी जो इच्छा है वो आप बोलो। टू डिस्कस इन देयर नेचुरल मैनर, तभी वो खुल के बात कर पाएंगे। टू कम्युनिकेट रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम देनी है। ओके, अब ये कौन बात करते हैं? रॉजर्स बात करते हैं। किन की बात हो रही है? ये बात हो रही है आपके ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच वाले कार्ल रॉजर्स के बारे में। ठीक है, कंप्लीटली सस्पेंडिंग द जजमेंट जो है कंप्लीटली ड्रॉप कर दो आप, उसके बारे में आपको निर्णय करना ही नहीं है, जज करना ही नहीं है। ठीक है, एंड एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव रिगार्ड
आर रॉजर्स कोर थेरेप्टिक कंडीशंस। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कार्ल रॉजर्स की ये 3 जो है मुख्य कंडीशन है। ठीक है, कौन कौन सी है? सबसे पहले आ जाएगी आपकी यहाँ पर कौन सी? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस, और थर्ड आ जाएगा कौन सा आपका? ये आ जाएगा आपका ये नो जजमेंट वाली बात। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं किसके हैं? कार्ल रॉजर्स के हैं। इनको आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे सही आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सही होगा, ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है यहाँ पर ए की बिल्कुल ही सही व्याख्या है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट है आपके लिए? केवल रॉजर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्ल रॉजर्स को आप देख चुके हो ऑलरेडी। अगला देखिए, फिर से इस प्रकार के सवाल पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछते हैं। तो जो यहाँ पर जानकारी है उसको आपने एनकोड करना है। ठीक है, चेंजिंग क्लाइंट्स परसेप्शन रिक्वायर्स परसुएसिव स्किल्स। अच्छा, परसुएशन देखिए समझ में आ गया आपको तुरंत। दूसरे के क्या करना? अपनी बात मनवाना वहां पर। ठीक है, एंड डायरेक्शन फ्रॉम द काउंसलर एंड सच इनपुट इज नोन एज लीड। इसको यहाँ बोलते हैं। ठीक है, इसको एनकोड कर लो। लीड नाम की कोई चीज होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, काउंसलर शुड मेक मिनिमम वर्बल रिस्पॉन्सेज एंड मेंटेन साइलेंस so that clients feel some pressure to continue and will choose to continue with minimum input from the counselor, thus counselor takes a good lead। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ सही है। इसको आप इतना इनकोड कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। ये आएगा ही नहीं सवाल, आज तक नहीं आया। आगे आप देखोगे वीडियोस में आज तक सवाल नहीं आया, तो क्यों आपने इसमें टाइम वेस्ट करना है? ठीक है, लेकिन हाँ, क्या सीखना है आपने? चेंजिंग क्लाइंट परसेप्शन। जो आपका, आप थेरेपिस्ट हो, आपके सामने कौन आया है? आपके सामने एक क्लाइंट आया हुआ है। इसका परसेप्शन अगर आपको चेंज करना है तो क्या चाहिए होगा भैया? यूनिट नंबर 8 की परसुएसिव स्किल्स। ठीक है, कॉन्गर वाला याद करिएगा। एंड डायरेक्शन फ्रॉम द काउंसलर, आप जो है क्या देंगे? उसको डायरेक्शन देंगे, भैया ऐसे करना है आपको काम। एंड सच इनपुट इज नोन एज लीड। ठीक है, तो लीड बोलते हैं इनको। इनको आपको ध्यान रखना है आने वाले एग्जाम के लिए, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, यहां देखिए, परामर्श प्रार्थी के प्रत्यक्षण को बदलने हेतु परामर्शदाता में विश्वासोत्पादक कौशल यानी कि परसुएसिव स्किल्स की बात कर रहे हैं, और दिशा निर्देश देने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप बता नहीं पाओगे कि भैया ऐसे करना है, तो करेगा कैसे वो? ठीक है, वो तो बेचारा देख रहा है आपको, बताओ हमको। अगर आपके पास परसुएसिव स्किल्स नहीं होगी काउंसलर के पास, तो वो इसको प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाएगा। और इस प्रकार के इनपुट को क्या बोलते हैं? लीड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हो सकता है आपने लीड ये वाली सुनी हो, पीबी वाली केमिस्ट्री के अंदर, हो सकता है आपने लीड यहाँ पर सेल्स वाली सुनी हो, लेकिन अब आपको यहाँ पर साइकोलॉजी के अंदर आपको ध्यान रखना है लीड क्या है। इस प्रकार के इनपुट को लीड कहते हैं, जहां पर आप क्या देंगे? विश्वासोत्पादक कौशल यानी कि परसुएसिव स्किल्स वहां पर दे रहे हैं आप, और डायरेक्शन दे रहे हैं काउंसलर के द्वारा किसको? आपके क्लाइंट को। ठीक है, ये यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला सवाल देखिए। फिर से रॉजर्स आ गए। ठीक है, ऑल अकॉर्डिंग टू रॉजर्स ऑल पीपल आर केपेबल ऑफ ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। अगेन कौन आ चुके हैं आपके? रॉजर्स आ चुके हैं यहाँ पर। पॉजिटिव चेंज इज अ नेचुरल एंड एक्सपेक्टेड प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अकॉर्डिंग टू रॉजर्स ऑल पीपल आर केपेबल ऑफ ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है एज पर एनटीए। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ सही आंसर है। इसलिए आपका एक कैसा सवाल होता है? ये आपका डिस्कार्डेड सवाल है, कभी नहीं आएगा ये सवाल, और आएगा भी नहीं और आया भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके कार्ल रॉजर्स। ठीक है, जो कौन सी अप्रोच लाते हैं? आपकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लाते हैं, उसको आपने ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ जब हम कर रहे थे यूनिट नंबर 10 में, तो वहाँ पे आपने एक और रॉजर्स के बारे में देखा था, उसको फटाक से रिकॉल कर लीजिए। और हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो है आपका आज का लास्ट सवाल यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ आपके सीखने लायक आ गई है यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे सवाल करने होते हैं, द लाइक्लीहुड, ऊपर वाले जैसे नहीं, द लाइक्लीहुड दैट फेटल एल्कोहल सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम की बात हो रही है यहाँ पर? FAS, फेटल एल्कोहल सिंड्रोम विल अकर डिपेंड ऑन द सोशल एनवायरनमेंट। यानी कि फेटल एल्कोहल सिंड्रोम अकर होगा, ये डिपेंड करता है किस पे के ऊपर? सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एल्कोहल, आप केवल यहाँ सोचिए, अगर आपको नहीं भी पता है, लेकिन एल्कोहल से अगर कोई सिंड्रोम, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि एल्कोहल सिंड्रोम यानी कि एल्कोहल, शराब, मदिरा की वजह से कोई ना कोई दिक्कत आने वाली है बॉडी के अंदर। तो इसका सोशल एनवायरनमेंट से क्या संबंध है? आप बताइए, कोई संबंध है क्या? नहीं है ना। वही आपको जो है ऐसे ही कॉमन सेंस अप्लाई करना है एग्जाम के अंदर, और आपका आंसर मिल जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो एक्ट अपॉन डेवलपिंग द ब्रेन एंड माइंड। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आप देखिए, सोशल मीडिया के आने के बाद लोगों के सोचने समझने की जो शैली है, वो क्षमता है, वो कम हो चुकी है थोड़ी बहुत, कुछ बढ़ भी गई है, कुछ कम भी हुई है ना। इन्फ्लुएंस करता है डेवलपिंग द ब्रेन एंड माइंड,
बनी बात है। कुछ लोगों को जो है AI वगैरह सीख रहे हैं, काफ़ी अच्छी बातें भी हो रही हैं, कुछ खराब भी हो रही हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। लेकिन फीटल एल्कोहल सिंड्रोम विल अकर डिपेंड ऑन सोशल एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि फेटल एल्कोहल सिंड्रोम कब होता है। ये तब होता है जब माँ द्वारा, ठीक है, माँ द्वारा शराब सेवन, ठीक है, जब बच्चा गर्भ में होता है, ठीक है, जब भ्रूण होता है वहाँ पर छोटा सा बच्चा पेट के अंदर होता है, तब अगर उनकी माँ द्वारा, मदर द्वारा शराब का सेवन अगर होगा तो उस बच्चे के अंदर हमको यहाँ पर फेटल एल्कोहल सिंड्रोम देखने मिलेगा। एंड यहाँ पर देखिए फीटल एल्कोहल सिंड्रोम ये तब होता है, मतलब ये वही बात है, करे कोई भरे कोई वाली बात, ठीक है। माता के द्वारा, अगर माँ के द्वारा शराब को सेवन किया जाएगा जब 9 महीने के दौरान, तो जो बच्चा फीटस में रहेगा वहाँ पर फेटल एल्कोहल सिंड्रोम उसको हम बोलेंगे। और वो बच्चा जब पैदा होगा तो उसके अंदर अलग अलग डिफरेंसेस आएंगे, और जो आपका फिजिकल वाले हैं वो लिखे हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका फेटल एल्कोहल सिंड्रोम। और इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं इसको आप, सीधे सीधे पहली स्टेज में वहाँ पर किसी प्रकार से भी माता को जो है, जब गर्भवती रहें वो, तो वहाँ पर वो किसी प्रकार से भी उनको जो है शराब का सेवन या अल्कोहल ड्रिंकिंग वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ ना की जाए। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, गर्भ मद्यपान लक्षण के उत्पन्न होने की संभावना सामाजिक परिवेश पर निर्भर करती है। नहीं, सोसाइटी में कितने भी लोग वहाँ पर शराब मदिरा का सेवन करते रहें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उस माता ने कर लिया तो वहाँ पर जो आपने देखा फेटल अल्कोहल सिंड्रोम उस छोटे से बच्चे, नन्हे बालक को, बालिका को वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक प्रभाव भी मस्तिष्क और मन के विकास को प्रभावित करते हैं। येस, 100% बिल्कुल करते हैं प्रभावित यहाँ पर, ठीक है। ओके, एंड इसी के साथ आपका ये जो लेक्चर है आपका फर्स्ट वाला आपके यूनिट नंबर 9 का, ये यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आपका यूनिट नंबर 9 का सेकेंड पार्ट जो रहेगा आपका। और देख लेते हैं यहाँ पर फटाक से BTS, ये आपकी की लगी हुई है यहाँ पर देखिए। दिसंबर 19 में 12 सवाल आए थे, ठीक है, और 12 में से अब रेडी हो जाइए PYQs देखने के लिए, ठीक है। ये बेकार सवाल है, कभी नहीं आएगा। ये आपका एक नया सवाल है, ठीक है, ये आपका एक नया सवाल है, ये आपका एक नया सवाल है, कभी नहीं आ रहे हैं ये सवाल जो आप देख रहे हैं, ठीक है। रिप्रेशन, सप्रेशन, डिनाइल, रेजिस्टेंस, इसको हम यूनिट नंबर 7 के अंदर भी कर चुके हैं, बताया था आपको कहाँ पढ़ना है इन सब के बारे में, ठीक है। ओके, यहाँ देखो क्या लिखा है, दिखा कुछ आपको, ये है आपका अल्जाइमर के बारे में, ठीक है। देखो भैया HTT जीन कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप देखो इसके बारे में ऑलरेडी जानते हो आप, यूनिट नंबर 10 में किया था हमने सेरेब्रल इस्कीमिया के बारे में, तो क्या होगा उसको देखेंगे आपका एक PYQ। ये तो नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना है, हंटिंगटन को अगर आपने मैच कर दिया तो आपका आराम से निकल जाएगा सवाल, PYQ 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 PYQ, ठीक है। और कोर्साकॉफ क्या होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध भी जो आपने लास्ट सवाल देखा था उसी से रिलेटेड है। ये मोटिव टू अवॉइड सक्सेस, छोड़ दीजिए इसको, ये है हमने इसको शायद पहले किया हुआ है ये वाले सवाल को एक बार, ठीक है, किसी यूनिट के अंदर। यहाँ पर आपकी कोलबर्ग की मोरालिटी आएगी, कुछ कुछ चीज़ें आपकी जो है नए नए सीखेंगे आप। एरिक्सन की स्टेटस दी हुई है, फिर आपकी यहाँ पर की लगी हुई है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, हम डिस्कस करेंगे आपके यहाँ पर कुछ सवाल, इसमें से आपके 12 में से 5-6 ही इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आपके सारे बेकार सवाल है जिनका कोई भी अर्थ नहीं है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, स्टार्ट करेंगे आपके दिसंबर 2019 के सेकेंड पार्ट से। तब तक के लिए धन्यवाद।